नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नीमच। मैं हूं संजय यादव। मेरे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, विष्णु जी परिहार और हरीश जी अहिर। दोनों प्रेस क्लब के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनीतिक मामलों में काफी अच्छे जानकार हैं और इनकी काफी कलमों से राजनीतिक जो है एक हलचल निकली है। काफी लंबे बड़े पेपरों में ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 17 तारीख के दिन जो है मध्य प्रदेश के अंदर मतदान हो चुका है। आज 25 तारीख के दिन राजस्थान में मतदान लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर विष्णु सर, बस अब ये जो राजस्थान के चुनाव थे इसमें थोड़े से और व्यस्त थे जो नेता वगैरह थे, और अब वो फ्री हो गए हैं और अब वापस मध्य प्रदेश लौटेंगे। एक जो 3 तारीख को लेकर जो बेचैनी है उसको क्या आपने महसूस करा है? बिल्कुल संजय जी, आपने एकदम सही बात कही है कि 3 तारीख को लेकर के बेचैनी नेताओं की बराबर बनी हुई है और खासतौर से बीजेपी के प्रत्याशियों में ये बेचैनी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार जो है बार बार एक बात बड़ी दिलचस्प सामने आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र का वोट परसेंट बहुत जबरदस्त रहा है। नीमच सीट की बात करें हम तो हमारे यहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्र का वोट परसेंट बहुत अच्छा रहा, बतौर बनिस्बत शहर की। शहर में कमजोर रहा है और करीब करीब यही हालात पूरे मध्य प्रदेश के हैं। अब यहाँ पे अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण क्षेत्र के बढ़े हुए वोटों में से क्या कुछ हासिल होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जिस तरीके से चुनाव इस बार हमको देखने को मिले, तो बराबर से स्थानीय मुद्दों को ज्यादा नेताओं ने फोकस किया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का तिलिस्म बोलता था, नरेंद्र मोदी जी का तिलिस्म बोलता था, लेकिन इस बार फोकस जो रहा वो ज्यादातर स्थानीय मुद्दों को लेकर रहा। तो आप ये मान के चलिए कि नतीजे बड़े उलटफेर करने वाले होंगे। एक बड़ा अच्छा मुद्दा आया था प्रीति बिटिया वाला, उससे हम चर्चा करेंगे आपसे। पहले जो सर ने कहा कि ग्रामीण को लेकर, ग्रामीण अंचल के अंदर आपने काफी चुनाव करे हैं, करवाए हैं और काफी बड़ा कवरेज आपका रहा है। इस बार ग्रामीण का जो है, अपन स्पष्ट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ग्रामीण जो लोगों का लिए बेसिक मुद्दे क्या रहे, वो जनप्रतिनिधि के प्रति आकर्षित रहे या राष्ट्रीय पार्टी की तरफ, मोदी जी के प्रति आकर्षित रहे या राहुल गांधी की तरफ? नहीं, ग्रामीण में तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार है, जब से कहेंगे कि गाँवों में विकास की जो बातें करते हैं विकास नहीं पहुंच पाया, इस कारण गाँव वाले नाराज भी दिखे और मतदाता परिवर्तन की लहर भी कहीं मेरे को दिखाई दी। जब गाँव में हमने करीबन 10-12 गाँव में विजिट किया और गाँव की खबरें भी प्रकाशित करी, उसमें कहीं लोग नाराज दिखे। मेरे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, विजित जी। विजित जी, आपका भी ग्रामीण परिवेश में काफी रहा है, मालवी में आपकी अच्छी पकड़ है। जो इस बार वोट बैंक अचानक से बढ़ा है और उसका वोट बैंक में ज्यादा परसेंटेज बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्र से शहर की अपेक्षा, तो वो क्या आक्रोश है या उत्साह? आपने पहला शब्द जो प्रयोग किया वो सही बोला, सटीक बोला। इस बार आक्रोश ज्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वर्तमान विधायक को लेकर, वो ज्यादा दिख रही है सत्ता के साथ साथ, क्योंकि लोग लगातार वही चेहरे बार बार देख रहे हैं। और रही बात ग्रामीण क्षेत्र में, तो कई जो हरीश जी बता रहे थे विकास कार्यों को लेकर भी उनकी नाराजगी रही है। जो विकास को लेकर ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। कई गांव में विकास यात्रा के दौरान भी विधायक जी जा नहीं पाए, विरोध हुआ। कमोबेश यही हालत इस चुनाव में भी, मतलब चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिली। कई गाँव में ये लोग गए नहीं। वहीं उमराव सिंह गुर्जर क्या है कि लगातार सक्रिय रहे। हालांकि हर बार ये कहा जाता है कि अर्बन एरिया ज्यादा प्रभावी रहता है भाजपा की जीत को लेकर। इस बार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट आएगा काफी चौंकाने वाला रहेगा। हालांकि चौंकाने वाला तो नहीं कह सकता, लेकिन परिवर्तन दिख सकता है। सर, एक मुद्दे जो थे विकास के मुद्दे, हमने क्या किया है, आप क्या करेंगे, इसकी अपेक्षा ये प्रीति बिटिया गुंडा राज आएगा, मतलब चमको माइसिन के अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, और प्रीति बिटिया अगर जो है ये आ जाएंगे तो प्रीति बिटिया तुमको सुकून नहीं मिलेगा, तुमने वो पुराना कार्य करने देगा, तो ये ऐसी, इसको कई लोगों ने छिछोराबंदी नाम दिया। क्या कहेंगे इस चीज को? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन चुनाव कैंपेन में लोगों को कुछ नया चाहिए। और इस बार ऐसा कुछ देखने में आया कि खासतौर से चुनाव को लेकर के मीडिया कैंपेनिंग जिस तरह का हो रहा था, उसमें एक प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो भय उनके साथ जुड़ा हुआ है या भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, या इस तरह की बातें जो आई थी सामने। तो सामने वाले ने फिर पलटवार में एक कैरेक्टर गढ़ा और उस कैरेक्टर को उन्होंने आम आदमी के परिवार की एक बेटी के रूप में प्रस्तुत किया। और उसने जिस तरीके से उसमें प्रश्न पैदा किए
कहीं ना कहीं लगा वो कि आम आदमी से जुड़े हुए प्रश्न थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको कि मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने वाला जहां मुद्दा आया, तो मेडिकल कॉलेज के श्रेय को लेकर के बड़ी बातें हुई। कांग्रेस ने दावा ठोक करके कहा कि हम कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो हम वहां पे गए और जनता ने जब आंदोलन किया, पत्रकारों ने जब आंदोलन किया, तो उनको साथ में लेकर के हम बराबर साथ में खड़े रहे। कमलनाथ के पास में जैसे ही गए और उन्होंने 10 दिन के भीतर फाइल कंप्लीट करा करके मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति सौंप दी। इस मुद्दे पे श्रेय भाजपा लेना चाहती थी और हुआ भी कि मुख्यमंत्री जब नीमच में आए थे तो उन्होंने वहां पे एक भूमि पूजन किया था, लेकिन लोग उससे नाखुश हुए थे। ठीक इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे बंगला बगीचे का मामला। बंगला बगीचे का मामला हल करने का श्रेय बीजेपी हमेशा लेती रही है, लेकिन यहाँ पे लोगों की जो तकलीफ बंगला बगीचा में हुई, खासतौर से लीज और प्रीमियम को लेकर के, तो वो इतने दुखी थे कि उन्होंने ये कहा था कि बार बार मुख्यमंत्री यहाँ पे आते हैं और उसके बावजूद हमारी समस्या वैसी की वैसी ही है। अवैध कॉलोनियों का मामला आता है, तब भी एक ये बात हुई कि अवैध कॉलोनियों का मामला पिछले 20 साल से चल रहा है, लेकिन अवैध कॉलोनियां कब पूरी तरह से वैध हो पाएगी ये गारंटी कोई नहीं दे पा रहा है। इस तरह की कई सारी चीजें ऐसी थी। तो प्रीति का जो कैरेक्टर एक गढ़ा गया था, एक बनाया गया था, तो उसने जिस तरह से प्रश्न दागे, तो उसमें ये प्रतीत हुआ कि आम व्यक्ति के परिवार की कोई बेटी सवाल कर रही है आम नागरिक की हैसियत से। तो कैंपेन बड़ा जिनको समझ में आया उनके लिए बड़ा साफ साफ था और संदेश भी स्पष्ट था कि आप जिन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई वातावरण पैदा करना चाहते हैं उसे छोड़िए और हमारे प्रश्नों पे आइए, हमारे प्रश्नों के जवाब दीजिए। ये उसमें मेरे साथ में है बबलू जी किलोरिया। बबलू जी किलोरिया, आप एक हिंदूवादी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। इस बार के चुनाव में आपको कहीं लगा कि ये हिंदूवाद या जाति, मतलब जो ये धर्म विशेष वाली जो गणित है, ये नीमच, मनासा या जावद में कहीं पे देखने को मिली या हावी रही? धर्म वाली गणित इस बार कम दिखाई थी, क्योंकि जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनसे कहीं ना कहीं जो लोग आमजन हैं वह कई प्रकार से नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहीं भी मतलब किसी प्रकार का सहयोग लोगों का नहीं किया है जो आमजन है। जैसे नीमच शहर में भी कई काम, ऐसे विकास काम थे जो इन्होंने समय रहते पूरे नहीं किए हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आमजन में नाराजगी तो देखी गई है, जिसको लेकर लग रहा है कि इस बार विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो है सब चारों से आप जो से एक जैसी उसमें लूँगा मैं, नीमच, मनासा और जावद के लिए आप शुरुआत करते हैं। अगर नरेंद्र जी नहाटा जीतते हैं तो क्या कमियां रही जो है माधव जी मारू की? माधव मारू वैसे देखा रहा है तो उनका कैंपेनिंग अच्छा लगा मुझे, अच्छे रहे, लेकिन और अभी की जो कंडीशन है, अनुमान लग रहा है कि वो जो दूसरे कैंडिडेट है बीजेपी के उनमें बेटर कंडीशन में है। लेकिन उनकी जो कमियां मेरे हिसाब से रही होगी, एक तो उनका जो बोलने का लहजा है वो उनको नुकसानदायी रहा है और वो देखने में भी आया है। दूसरा ये है कि जो विरोधी थे उनको वो उस हद तक संतुष्ट नहीं कर पाए, और पिछली बार तो माहौल अलग था और इस बार कुछ माहौल अलग रहा। हालांकि नाहटा जी को लेकर भी जो उनके जो विरोधी थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनको कन्विंस कर लिया, लेकिन यहाँ 3 जो विरोधी थे ना उनको कन्विंस नहीं कर पाए। सर, अगर माधव मारू जी जीतते हैं तो क्या लगता है कि नाहटा जी की क्या कमियां हैं जिन पर माधव जी भारी पड़ गए? मुझे लगता है कि नाहटा जी की, यदि माधव मारू जीतते हैं तो नाहटा जी की एक सबसे बड़ी कमी जो है, जो बड़ी कॉमन है, कि इतने समय से वे कभी क्षेत्र में आवाजाही उनकी रही नहीं, मैदान पर उनकी सक्रियता कभी दिखाई नहीं दी। और संजय जी, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस के कार्यकाल में, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 2 बार नाहटा जी मंत्री रहे, लेकिन कोई बहुत बड़ी उपलब्धि उसके बाद में वो उस क्षेत्र को दिला नहीं पाए, चमलेश्वर बांध को छोड़ के। उसके बाद में यदि लगातार उनकी सक्रियता बनी रहती तो कमोबेश ये स्थिति नहीं बनती जो हम लोगों को देखने को मिला। दूसरा, बाहरी प्रत्याशी का तमगा उनके ऊपर सीधे से जोड़ दिया जाता है। हालांकि वो इस चीज़ को भी हटाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ये बता चुके हैं कि वे रामपुरा में पैदा हुए, रामपुरा के कॉलेज में पढ़े हैं और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होती है, और बाकायदा वो चुनाव इसी बात पे जीतते रहे हैं। तो बाहरी वाला मुद्दा इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन नए वोटरों के लिए नए सिरे से गिनाने की जरूरत उनको पड़ी कि मैं बाहर का। यही चीज़ जो है, हम लोग अब जावद की बात करते हैं। ओम प्रकाश जी सकलेजा जीतते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कमियां रह जाती है समंदर जी या पूर्ण अय्यर जी के लिए? सकलेचा जीतते तो जी हाँ,
सकलेचा जीतने का तो सवाल ही नहीं उठे, क्योंकि कहीं न कहीं भाजपा में दो गुट दिखाई दिए। पूरण अहीर भी भाजपा की विचारधारा के हैं और सकलेचा जी भी भाजपा की विचारधारा के, तो कहीं न कहीं भाजपा को तो इस बार फायदा मिलना नहीं है, इस बार सीधा सीधा कांग्रेस को फायदा मिलना है। इसलिए वैसे भी सकलेचा जी से लोग नाराज है, क्योंकि वो कई मंत्री रहे, 4 बार विधायक रहे, और कहीं न कहीं लोगों के जो सुविधा है उस पर खड़े नहीं उतर पाए, कहीं न कहीं सुविधा नहीं दिला पाए। जिस तरह वहाँ पे कोई अपने औद्योगिक नहीं लगा पाए। विक्रम सीमेंट की बात करें तो विक्रम आज भी बंद पड़ी है कितने वर्षों से, जब वो हाँ सीसीआई कितने समय से बंद पड़ी है, उसको चालू नहीं करवा पाए, तो कहीं कहीं फेलियर रहे हो। ये जो कह रहे हैं कि एक तरफा ऐसा जावद में हो सकता है, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? नहीं, संभावना अधिक उन्होंने ये बताई है और मैं भी इस बात को मान रहा हूँ कि संभावना इस बात की है। लेकिन आपका जो प्रश्न था, वो प्रश्न ये था कि यदि सकलेचा जी जीतते हैं तो क्या कमियां हो सकती? कमियां हो सकती है। सामने वाला कैंडिडेट समंदर पटेल जो हैं, उनकी सीधी कमी ये है कि वो बाहर से आकर के यहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ पे उनको अपना समय और अपना समय के साथ में अपना काम, ये दोनों का तालमेल उतना बेहतर नहीं है जितना सकलेचा जी का रहा है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में यहाँ से जीतते आए हैं और चुनाव में बराबर बने रहे हैं। कमियां उनकी हो सकती है, क्योंकि 15 साल 18 साल का जो शासनकाल है, जिन्होंने काम किया है उनकी कमियां गिनाई जा सकती है, और ऐसी असंख्य कमियां हैं जो सकलेचा जी के कार्यकाल को लेकर के गिनाई जा सकती है। मसलन आप लोकायुक्त के आरोपी को साथ लेकर के घूमने वाली बात हो जाए, या आरोप जो खुले तौर पे लगते रहे हैं कि वहाँ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने डीपी के नाम पे या कहीं सड़क के नाम पे या कहीं ठेके के नाम पे इस तरह से जो कामकाज किए हैं, वो जनता की नाराज़गी वाजिब है। आपका जो प्रश्न है मूल, वो उस पर वापस से आता हूँ कि कमियां क्या गिनाई जा सकती है। तो समंदर की सबसे बड़ी कमी हम ये मान सकते हैं कि लगातार दूर रह कर के और वहाँ का बनना और जनता के जहन में उस स्तर तक उतरना, यहाँ कहीं न कहीं उनकी कमजोरी देखी जा सकती है तुलनात्मक सकलेचा जी के। पूरण जी की जहाँ तक बात आती है तो पूरण जी ने निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। अब जो चुनाव वो जीते हैं वो चुनाव छोटे हैं, ऐसे में वो पूरी विधानसभा को एक अपना समतुल्य तरीके से कैसे कंट्रोल करते हैं, किस तरह से नियंत्रित करते हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पूरण जी को लगता है कि यहाँ हमारा वोट बैंक इतना प्रभावी नहीं है, तो वहाँ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, ये बात भी बाहर तक आई है। लेकिन जो उनके वोटर अच्छे थे, वहाँ उन्होंने प्रभावी तरीके से, पूरी तरीके से उस स्थिति को अपने हाथ में नियंत्रित करने की कोशिश की है। अब हम ये आपको बता देना चाहेंगे कि जीतते यदि सकलेचा जी हैं तो कमियां गिनाने के लिए बहुत सारी आएंगी कि इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं था, इनके साथ में केवल लड़कों की फौज थी, इनके साथ में प्रभावी या प्रबुद्ध लोग नहीं थे। ये दोनों चीज़ें कॉमन रहेगी। जावद के लिए अपन एक बात करें कि इसे जावद और ये सारे बेल्ट के लिए अपन सीधे स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह सकते हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन समंदर जी का एक पहलू काफ़ी लोगों को जो है छुआ है कि वो मतगणना होने के बाद फिर वापस जो है धन्यवाद की यात्रा के रूप में वो निकले हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये वैसे मेरे हिसाब से सब जितने भी उम्मीदवार हो, कहीं का भी हो, ये बहुत अच्छी पहल है और ये करना चाहिए। आप व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक गांव में एक व्यक्ति वो तो आपको चाह रहा है, उसने मत दिया, भले 10 लोगों ने नहीं दिया पर एक ने तो दिया है ना, तो ये धन्यवाद यात्रा जो निकाली अच्छी बात है। और इससे मेरा ये मानना है कि जो लोगों में एक मानसिकता तैयार हो रही थी कि इंदौरी बाबू या इंदौर से आए, तो वो उसको कहीं तक हद तक मतलब वो शांत करने का तरीका है कि भाई जैसे मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी नज़र में परिणाम कुछ भी आए लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी और मेरे हिसाब से बाकी लोगों को भी करना चाहिए। रही समंदर जी की बात, तो वो जिस तरह से एक और उनकी चीज़ अच्छी लगी, उनका जो स्वभाव है बहुत शांत और शालीन है। तो जो वहाँ के मतदाता है जो कभी नहीं जानते थे या जिनसे वो मिले हैं, वो लोग काफ़ी उस चीज़ से प्रभावित हुए हैं, तो इसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं कि चुनाव परिणाम को लेकिन चुनाव आयोग कारण बोल नहीं सकते हैं। आपसे सर मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो नीमच के जो चुनाव हुए हैं, इसमें एक जो चीज़ बार बार जो है कह के डराई गई एक गुट के द्वारा कि हमारा विकास की आप बात अभी 2 मिनट हटा दो, लेकिन अगर वो व्यक्ति आया तो गुंडा राज बढ़ जाएगा, ज़मीनें छीनी जाएगी और उनके रिश्तेदारों पर भी उंगली उठाई गई और ये कहा गया कि जो है मतलब एक तरह से बंदरबाट होगी और शहर में जो है आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है,
आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं और आपने कई लोगों को देखा है इसमें, तो क्या उनका जो स्वभाव अगर गर्म स्वभाव रहता है या परिवार को बढ़ता है तो बनने के बाद में वो आता है ऐसा कार्यकाल में? नहीं, आपने गुंडा राज की बात करी तो गुंडा राज भाजपा में भी हुआ। आप सीधा सीधा नीमच सिटी का मामला देख लो कि विधायक के परिवार के लोगों ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं, मामले दर्ज हुए, गोलियां चली, वो सब कुछ दिखता है। तो आरोप प्रत्यारोप तो एक बड़ी बात है कि दोनों पार्टी वाले लगाते हैं, पर कहीं कहीं गुंडा राज प्रत्याशी से नहीं होता है। परिवार वाले गुंडा राज करे तो प्रत्याशी अंकुश लगा सकता है, पर कहीं न कहीं भाजपा तो सीधा सीधा दिखा है कि कहीं अंकुश लगाने में नाकाम रही। और रही बात विपक्ष की बात करें वो उराव सिंह की, तो अभी तक ऐसा तो कोई मामला नहीं हुआ कि उन्होंने सीधा किसी के ऊपर गुंडा राज किया हो, या पर ये तो देखने वाली बात होगी कि अब जनता किसको चाहती है। पर मेरे हिसाब से तो दोनों की कार्यशैली एक सरी की है। एक त्वरित टिप्पणी चाहूंगा, बस अब क्लास सेशन काफी बड़ा हो गया है, अपन इसको और कल फिर चर्चा करेंगे। ये जो मुख्य मुद्दे थे उससे कितना जो है आप उस पर क्या आपका कमेंट रहेगा? जैसे मनासा का मुद्दा कि नाहटा जी बाहरी थे, माधव जी मारू स्थानीय थे, लेकिन उनकी भाषा शैली अच्छी नहीं थी, तो ये क्या प्रभावित करेगा चुनाव को? बिल्कुल प्रभावित करेगा। कहीं की भाषा शैली का बहुत फर्क पड़ता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं या आप विधायक हैं तो आपको भाषा शैली पे सुधार करना पड़ेगा। और आप सुधार सीधा ही नाटा जी का देख लें, नाटा जी की भाषा शैली बिल्कुल अलग है, उनका सीधा स्वभाव है, तो इसका फायदा नाटा जी को मिलेगा और कहीं न कहीं मारू जी का इसको नुकसान भी होगा, क्योंकि कार्यशैली को तो आपको सुधारना पड़ेगा। तो अब ये तो देखने वाली नीमच के अंदर जो है ये एक मुद्दा जो है जमकर बुनाया गया कि जो है गुंडा राज आ जाएगा, तो आपको लगता है कि कहीं इस कारण से जो है कुछ लोगों ने डर कर, मतलब भले से वो भाजपा को नहीं देना चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है कांग्रेस को वोट दे दिए होंगे, ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि ये बहुत प्रभावी मुद्दा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। जिस तरह से इसको शुरुआत की गई थी एक कि फलाने के आने से भय का वातावरण बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनकी जो तरीका था, उनकी जो शालीनता से अपना चलने का तरीका था, जनसंपर्क का तरीका था, लोगों से मिलने का तरीका था, वो आज से नहीं 40 वर्षों से है। ये बात एक छोटी सी इसमें टूकूंगा सर, ग्रामीण के अलावा आपने इसे कॉलोनी वाइज भी काफी अच्छा एनालिसिस करा है, भी डेस्क में आपने काफी चुनाव में ध्यान रखा है, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ जो महिलाओं के संदर्भ में, जो कॉलोनी की महिला हैं या ऐसे संबंध लोग जो हैं बोलते हैं अपन लोग, ऐसे फैमिली के लोग हैं, तो क्या वो इस चीज पर मतलब थोड़ा सा उनमें डर बैठा और उनने कहीं ऐसा तो नहीं कि पलट कर फिर अपना वोट चेंज करा? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि नीमच बहुत प्रबुद्ध वर्ग उपयोग करना चाहिए इस शब्द का, कि नीमच जो है प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का शहर है। और यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, हमेशा हम लोग ये मानते हैं कि परंपरागत वोटिंग जो है भाजपा के पक्ष में शहर की रही है, लेकिन इस बार शहर के ऐसे महत्वपूर्ण पोलिंग सेंटर्स जहाँ से भाजपा बहुत अच्छी लीड लेती रही है, वहाँ पे तुलनात्मक वोट परसेंटेज बहुत कमज़ोर रहा है। इसको हम क्या माने कि प्रबुद्ध वर्ग क्या समझ गया इस बात को कि हमें नहीं जाना चाहिए वोट देने, या हमें किसी और पार्टी को वोट करना चाहिए? वोट जब कम हुआ है तो ये संशय पैदा करता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर निचला तबका रहता है या फिर वर्ग विशेष रहते हैं, उन इलाकों में वोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ की तुलना अब उस रूप में इस चुनाव में करना बड़ा ही असमंजस वाला है, क्योंकि नगरपालिका के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हमें देखने को मिली थी, खासतौर से शहरी बेल्ट में, तो वहाँ प्रबुद्ध वर्ग बहुत ताकत लगा करके वोट करने गया था और सफलता भी बीजेपी को कहीं न कहीं उसमें मिलती हुई दिखाई देती। लेकिन ये वोट रुका क्यों है, प्रतिशत रुका क्यों है? इससे आपकी बात का जवाब मिल जाता है कि प्रबुद्ध वर्ग ने इस बात को किस रूप में लिया है। जावद के अंदर जो है चुनाव हुए हैं वही जो मुद्दे हैं, समंदर जी पटेल बाहरी नेता हैं, इंदौरी शब्द दिया गया उनको, जबकि वो संविधान ऐसा कभी कहीं नहीं कहता है। ओम प्रकाश जी सकलेचा स्थानीय, लेकिन 20 साल से कुछ नहीं कर पाए और उद्योग के नाम पर कुछ नहीं करा, कोई उपलब्धि नहीं है। पूरन जी अहीर जो है नेता, लेकिन उनके साथ में खाली वो कहा गया खाली युवाओं की फौज है और उनके साथ में बड़ा जन समर्थन नहीं है। इन सब चीज़ों के बीच में चुनावी आकलन को किस तरह से देखते हैं? तीनों उम्मीदवार यूं देखो तो अपनी दृष्टि से सशक्त है, लेकिन जहां एक अपने अगर कहते हैं चाय से ज़्यादा केटली गरम, ये जो कहावत है ना, वो जो सकलेजा जी के लिए सटीक बैठती है, क्योंकि वो जितने नहीं है उनसे आसपास है और उसका जो विपरीत प्रभाव इनको देखना पड़ सकता है वहाँ। और एक चीज़ और देखने को मिली कि जो मुख्य दो दल है, इन दोनों में एक चीज़ देखने को मिली कि भाजपा ने ज़्यादातर टाइम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनकी बुराइयां, उनकी कमियां ढूंढने में या उनको टारगेट करने में लगा, जबकि इनको करना ये था कि अपनी उपलब्धियां बताएं, अपने लोगों को कैसे मैनेज करें। और दूसरा एक और चीज़ कि
भाजपा की तीनों सीटों पे मैं देख रहा हूँ कि इनको तीन चीजों से, एक तो कमियां गिनाना विरोधी की, दूसरा सरकार की जो योजना है केंद्र राज्य की, बस उन्हीं के भरोसे, और जो रही सही बात वो जो मोदी जी की सभा हो गई, इससे उनको उम्मीद बन गई। बाकी इनने अपनी तरफ से कुछ मुझे लगता है एफर्ट्स नहीं करे हैं, और ये सिर्फ यही सोच रहे थे कि हम तो जीत जाएंगे, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी है इनमें। और मेरे हिसाब से जो जावत की स्थिति है उसमें ये चीजें चाय से केटली गरम ज्यादा वाला हिसाब नुकसानदेह रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, 10 शब्दों में जवाब। मोदी जी आए, अच्छा माहौल बनाया, 500 जो उद्योगी की घोषणा कर गए, ये नुकसानदेह है या अच्छा रहा? इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिल गया ये बहुत बड़ा, और राहुल गांधी ने उठाया इसको। ये बड़ी बात होगी कि उस चीज को आप इतना बड़ा लीडर उठा रहा है, तो ये तो नेगेटिव है और वो नुकसान करेगा, स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला हुआ शब्द के 500 उद्योग लग गए हैं, कहीं हास्यास्पद हो गया, और कहीं ना कहीं वो जो रैली का जो भाजपा को जो सार मिलना था, जो मतलब आखिरी प्रबुद्ध मिलना था, वो नहीं मिल पाया। आप ही ने आपकी बात का जवाब दे दिया कि बिल्कुल सत्य है ये, और हमें मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जिस स्वरूप में हमको दिखाई देते हैं, या उनका जो प्रभाव आमतौर पे रहता है, वो इस एक शब्द ने थोड़ा कम कर दिया। प्रधानमंत्री अपनी जगह हैं, उनकी खूबियां अपनी जगह है, लेकिन नीमच को लेकर के जिनने भी वहां तक ये बात पहुंचाई होगी, तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकला और वो चर्चा का विषय बन गया, और वो भी इस तरह की चर्चा का कि भाई आखिर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात क्यों कह गए। यहाँ पे कहाँ 500 उद्योग दिख रहे हैं? 500 उद्योग अगर दिख रहे होते तो हम तो पीथमपुर से कहीं कमजोर नहीं थे। क्या कहेंगे इस विषय पे? कहीं कहीं 500 उद्योग जो बोला है उनने, ये सीधा सीधा झूठ बोला है, क्योंकि अपने नीमच शहर में या नीमच जिले में तो 500 उद्योग लगे नहीं। बोला है या बुलवाया गया है? नहीं, ये तो उनका मैटर है, किसने उनको जानकारी दी, गलत जानकारी दी। गलत जानकारी देने वाला ही दोषी है, क्योंकि आज एक प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े पद पे होता है, और इस तरह की गलत जानकारी उनको देना और उनसे गलत बुलवाना, ये सीधा सीधा भाजपा को नुकसान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे 3 वरिष्ठ पत्रकार। इस तरह के मुद्दों के लिए अभी हम फिर कल लगातार बने रहेंगे, और काफ़ी सारे जो है चुनावी आकलन किस तरह से निकलने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए अपना नीमच के साथ।